नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। JLC IAS टॉप 50 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके अंतर्गत हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की विश्लेषण करते हुए चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कुछ 50 क्वेश्चन की चर्चा की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 50 क्वेश्चन को फिर आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस प्रकार से हम कुछ वीडियो और बनाएंगे जिसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं उनकी हम विश्लेषण तरीके से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि आगामी प्रश्नों की प्रकृति किस रूप में हो सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम समय को ज़ाया किए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो 51 नंबर के प्रश्न के रूप में आपके समक्ष होगा। वो प्रश्न इस प्रकार का होगा, देखिएगा। 51 का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि सुमेलित कीजिए, असुमेलित कीजिए। उसके बाद आपके सामने विकल्प होंगे। खेतड़ी क्या लोहे के लिए प्रसिद्ध है? झारिया तांबे के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम कोयले के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये तीनों विकल्प जो दिए गए हैं ये सभी सुमेलित हैं? तो हम कहेंगे खेतड़ी, जो कि आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में होता है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। तो खेतड़ी में लौह अयस्क के लिए फेमस है। दूसरा विकल्प झारिया, जो कि आपका झारखंड में पड़ता है, तो झारिया में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम, ये भी आपका झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड में सिंहभूम कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से दिए हुए A, B, C तीनों विकल्प सुमेलित नजर आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प D, सभी सुमेलित हैं। क्लियर है दोस्तों? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहां पर चर्चा की जाएगी कि अगला प्रश्न पूछता है आपसे कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। क्या कहा गया है कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। हम यहाँ पर परमाणु खनिज की भी चर्चा करेंगे, कुल कितने प्रकार के परमाणु खनिज होते हैं उसको देखेंगे। लेकिन पहले प्रश्न की चर्चा करते हुए इसके विकल्प को देखेंगे कि क्या आखिर कौन सा परमाणु खनिज है जो केरल के समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो बेरियम, यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट। तो आपको आंसर मिलेगा मोनाजाइट प्रकार का परमाणु खनिज केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या यह केवल केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। ये ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी मोनाजाइट प्राप्त होता है। क्लियर है? और यही जो मोनाजाइट है एक रेत का एक प्रकार होता है, एक प्रकार की रेत होती है। तो ये मोनाजाइट रेत के माध्यम से ही आपको थोरियम की प्राप्ति होती है। क्लियर है? कभी आपसे पूछ लिया जाए कि थोरियम की प्राप्ति कैसे होती है, तो मोनाजाइट रेत से ही उसकी प्राप्ति होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त हो रहा है। अब आपको कुछ और बातें यहाँ पे बता देते हैं कि बेरियम, यूरेनियम और थोरियम ये सभी की प्राप्ति कहाँ पर होती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर यूरेनियम के बारे में चर्चा करते हैं। यूनियम लिखा हुआ, वहाँ पे यूरेनियम है वो। ठीक है, तो यूरेनियम, इसे काले रंग के इस परमाणविक खनिज की प्राप्ति आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है। क्लियर है? और इसलिए इसे मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। जो आपका यूरेनियम है इसे मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। मैं आपको यहां पे लिखकर बता देता हूं। ये जो आपका यूरेनियम है, क्या है ये आपका यूरेनियम। अब इस यूरेनियम की जो प्राप्ति होती है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान से होता है। क्लियर है? और इस यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। क्लियर है? और इस यूरेनियम की प्राप्ति मोनाजाइट रेत से होती है। किससे होती है? मोनाजाइट रेत से आपको यूरेनियम की प्राप्ति होती है। अब देखिएगा, जब मोनाजाइट आपको कहां पे मिल रहा है? पहला तो आपको केरल के समुद्री तट में मिलता है, साथ में आपका ओडिशा में भी मिलता है, दूसरा आपका तमिलनाडु में मिलता है और साथ में आंध्र प्रदेश में भी इसकी प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना है, इन सभी राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में इसकी प्राप्ति होती है। और ये जो मोनाजाइट है, आपका ये बेरियम है, इस बेरियम की प्राप्ति बेरिल अयस्क से होती है। बेरिल अयस्क। क्लियर है?
और ये जो बेरिल अयस्क से बेरियम की प्राप्ति हो रही है, साथ में आप थोरियम और यूरेनियम देख रहे हैं, ये सबकी अवस्थिति या फिर इस सब का उत्पादन कहां पर होता है? तो इन सभी का उत्पादन यूरेनियम, बेरिलियम और थोरियम, इन सब का उत्पादन झारखंड और राजस्थान, झारखंड वाले क्षेत्र में भी इसका उत्पादन होता है, साथ में राजस्थान के अरावली क्षेत्र में भी इनका उत्पादन होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है आपको, केरल के समुद्री तटवर्ती में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका मोनाजाइट। तो ये चारों जो आप देख रहे हैं विकल्प में, ये सभी क्या है? आपके परमाणु खनिज है। क्लियर है? जिससे परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपके सामने, जहां पे कहा गया कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? विकल्प आपके समक्ष मौजूद है, गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यमुना। तो आप बताइएगा, गंगा, गोदावरी और यमुना ये तीनों नदियां पूर्व की ओर, लगभग पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और एक प्रकार की ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख, जिसे एस्चुरी भी कहा जाता है, तो ज्वार नदमुख का निर्माण कौन कर रही है? आपकी नर्मदा नदी। क्लियर है? एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? चलो हम यहां पर बता देते हैं आपको, एस्चुरी और ज्वार नदमुख क्या होता है। ठीक है, दो शब्दावली हमारे समक्ष, एक होता है ज्वार नदमुख, एक ये शब्दावली है जिसे हम एस्चुरी भी कहते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है डेल्टा। ठीक है, ये दो शब्द हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, साथ में जिनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है। जबकि डेल्टा का निर्माण कौन करती है? जो नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ये दोनों होता क्या है? अभी ये परिभाषा नहीं हुई है, ये तो हमने एक विशेषता बताई है कि ज्वार नदमुख कौन सी नदियां बनाती हैं और डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारे भारत वाला भूभाग है, कोई नदियां जब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये सीधे इस नदी का जो जल होता है, ये नदी का जल इस समुद्र में सीधे जाकर मिल जाता है, और कभी जब ज्वार भाटे की स्थिति निर्मित होती है तो यही जल इस नदी में प्रवेश कर जाता है। क्या कहा मैंने? जब ज्वार भाटे की स्थिति निर्मित होती है तो यही जल क्या होता है? इसमें इंटर कर जाता है। क्लियर है? तो समुद्र का भाग और नदी के मुहाने का भाग दोनों आपस में मिले होते हैं। इसका मतलब यह समुद्र का एक प्रकार का आंतरिक भाग होता है जो उस नदी में प्रवेश कर जाता है, और नदी और समुद्र का दोनों का मिलन स्थल होता है। ज्वार नदमुख का निर्माण वहीं पर होता है। क्लियर है? जबकि डेल्टा क्या होता है, और ये ध्यान रखना, यह वितरिका का निर्माण नहीं होता है। यहां पर वितरिका का निर्माण नहीं होता है। ये वितरिका क्या होती है? जैसे कि एक नदी है और नदी अपने कई शाखाओं में बढ़ जाती है, तो इसे कहा जाता है वितरिका। ठीक है, तो जो नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है वह वितरिका का निर्माण नहीं कर सीधे ही समुद्र में जाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। यह वितरिका का निर्माण नहीं करती हैं। जबकि डेल्टा वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, इनका ढाल मंद होता है। जो जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है वहां का ढाल क्या होता है? मंद होता है। ढाल मंद होने के कारण अवसाद का जमाव हो जाता है, और अवसाद के जमाव के कारण अनेक वितरिका का निर्माण होता है। अनेक वितरिका का निर्माण होने के कारण ये नदियां इस प्रकार से वितरिका का निर्माण करती हैं, और इस बीच वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर अवसाद जम जाते हैं और एक डेल्टा जैसी आकृति निर्मित हो जाती है। उसी को कहा जाता है कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका आधार समुद्रवर्ती होता है जबकि शिखर स्थलवर्ती होता है। क्लियर है? तो ये डेल्टा और ज्वार नदी में प्रमुख अंतर है। बाकी आप प्रश्न में देख चुके हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया था कि कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, आपकी ताप्ती नदी है,
पेरियार नदी है, मलावी नदी है, ठीक है, जुआरी नदी है। ये सभी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। भरतपुजा है, केरल में बहती है आपकी भरतपुजा है, पेन्नानी नदी है, ठीक है। तो ये नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए, इस प्रश्न की हम चर्चा कर चुके हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अंतःस्थलीय अपवहन क्या होता है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? अंतःस्थलीय अपवहन। क्लियर है? अंतःस्थलीय अपवहन उसे कहा जाता है जो नदियां अपना जल ना तो किसी नदी में न ही समुद्र में विसर्जित करती हैं। क्या कहा? वे नदियां या फिर जो नदियां अपना जल ना तो किसी नदी में, उसका मतलब वो नदी जो ना तो किसी की सहायक नदी बनेगी, ना ही अपना जल किसी समुद्र में विसर्जित करेगी। क्लियर है? ना किसी झील में अपना जल विसर्जित करेगी, वह स्थल में प्रवाहित होकर स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। क्या कहेंगे हम? जल अपने स्थल भाग में प्रवाहित होती अचानक गायब हो जाती है। इसका मतलब इसने किसी नदी में अपना मुहाना नहीं बनाया है, ना ही समुद्र में इसने अपना मुहाना बनाया है। तो ऐसी नदियां जो मुहाने का निर्माण नहीं करती हैं, उन्हें अंतःस्थलीय अपवहन नदी कहा जाता है, जो स्थल में ही प्रवाहित होती है और स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। उन सभी नदियों को अंतःस्थलीय अपवहन नदी कहा जाता है। अब आप आंसर करिएगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदियां हैं। आप देख लीजिएगा इनमें कौन सी नदियां हैं जो किसका निर्माण करती है? अंतःस्थलीय अपवहन का निर्माण करती है। एक नदी हो जाएगी आपकी माही नदी। अब आप बताइएगा, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है, यू टर्न लेकर गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये तो मुहाना बना रही है, तो ये अंतःस्थलीय नदी नहीं होगी। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है, इसकी चर्चा करेंगे। नर्मदा आपके कैम्ब्रे की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी का एक अंश है, वहीं पर कैम्ब्रे की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। वहीं कृष्णा नदी आपका बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये कृष्णा, नर्मदा और माही तीनों नदियां मुहाने का निर्माण करती हैं। जबकि दो नदियों का आपने नाम सुना होगा, एक नदी आपकी घग्गर है, एक नदी आपकी घग्गर है, और एक और आपने नाम सुना होगा लूनी नदी। दोनों राजस्थान में अरावली पर्वत क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। एक और नदी आपने साबरमती सुना होगा, जो कि अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो लूनी नदी, घग्गर नदी, ये दोनों जो नदियां हैं, ये कच्छ के रण में, किसमें? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए लूनी और घग्गर नदी को अंतःस्थलीय अपवहन नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि कौन सी नदी जो किसी प्रकार का मुहाने का निर्माण नहीं करती है, उसे अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका घग्गर नदी। तो घग्गर नदी इसका निर्माण नहीं करती है, आपकी अंतःस्थलीय मतलब मुहाने का निर्माण नहीं करती है, इसलिए इसे अंतःस्थलीय अपवहन नदी कहा जाता है। बाकी आप देखते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज रनिंग में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही उपलब्ध है। 10,000 क्वेश्चन का समावेशन करते हुए जीएलसी टॉप 50 IAS में इस प्रोग्राम को शुरू किया जा रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू में है। तो आप इच्छुक हैं तो जीएलसी IAS एमपीपीएससी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से अनेक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 55 वाला प्रश्न है, वर्ष 2008 में कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? अब देखिएगा 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो 2008 में जब यह प्रश्न पूछा गया तो इसका मतलब करंट अफेयर से संबंधित था। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यह चाहे करंट अफेयर के रूप में इसको बनाया गया या नॉर्मल इसको बना दिया गया, आप नदियों को देखिएगा विकल्प के तौर पर। आप बिना क्वेश्चन में सिर्फ इतना मानिएगा कि कौन सी नदी आपदा की स्थिति उत्पन्न करती है। अगर क्वेश्चन ऐसा
होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपदा की स्थिति निर्मित करती है, तो आप बता पाएंगे कि जब 4 विकल्प आपके सामने होंगे, गंगा, गंडक, कोसी और घाघरा। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे होंगे कि कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, क्योंकि जब वर्षा की अत्यधिकता के कारण नदी में जल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, जो आपदा का कारण बनती है। इसी को हम कहते हैं बाढ़ की स्थिति निर्मित करती हैं। तो कोसी नदी है जो अपनी नदी का मार्ग परिवर्तित करने के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसे बिहार का अशोक कहा जाता है। और बिहार का अशोक 2008 में इसने अपना मार्ग विकराल रूप से परिवर्तित किया था, जो आपदा का प्रमुख कारण बनी थी। तो 2008 में इससे प्रश्न बना था, तो अब भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कोसी नदी जिसे बिहार का अशोक कहा जाता है, और यह कोसी नदी के बारे में आपको और जानकारी होगी कि यह चाइना से निकलती है। 7 प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां इसकी? 7 सहायक नदियां। 7 के नाम हमें ध्यान नहीं रखना है। जो एक कोसी है, कोसी नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 7 सहायक नदियां हैं। ठीक है, 7 सहायक नदी में आपको सिर्फ एक नदी का नाम याद रखना है, जिसका नाम है अरुण। क्लियर है? तो ये अरुण नदी कोसी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या कहा मैंने? अरुण नदी कोसी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसलिए इस 7 सहायक नदी होने के कारण इसे नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। कहां पर? नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोसी, क्योंकि 7 नदियों से मिलकर बनी होती हैं। और जैसे ही ये भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं तो इसका नाम हो जाता है कोसी नदी। और इस कोसी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? अरुण। अरुण इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और कितनी इस नदियों से मिलकर बनी होती है? 7 नदियों से। नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? सप्तकोसी नदी के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना आपको। बाकी गंगा के बारे में आपको पता ही होगा, अलकनंदा, भागीरथी। कल हम कुछ चर्चा किए थे लास्ट वाले वीडियो में। तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा के संगम से मिलकर बनती है गंगा नदी। बाकी जैसे कि नदी गंगा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, हम गंगा के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। गंडक नदी जो भी ये गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी ये भी किसकी सहायक नदी? घाघरा की एक शारदा सहायक नदी बनती है। और इसी यही घाघरा फिर आगे जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है। और नर्मदा नदी से मिलने कौन सी साइड से? या राइट हैंड साइड से आकर गंडक और घाघरा नदी आकर मिलती हैं। जबकि लेफ्ट हैंड साइड से आप देखते हैं सोन और टोंस नदी जो मध्य प्रदेश से उद्गमित होती हुई गंगा नदी से सीधे जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, नियाग्रा के प्रपात के रूप में जाना जाता है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर शायद केयूटी बताया गया होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें चित्रकूट जलप्रपात है। आंसर डी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा चित्रकूट इसका आंसर हो जाएगा। चित्रकूट प्रपात भारत का ऐसा जलप्रपात है जिसे लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतना जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ठीक है, अब पहले तो ये बताइए भेड़ा घाट की अवस्थिति कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो भेड़ा घाट नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। कुछ यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, जैसे कि भेड़ा घाट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भेड़ा घाट ये आपका कहाँ पे पड़ता है? होशंगाबाद। ठीक है, जिसे आज क्या कहा जा रहा है? नया नाम क्या हो गया इसका? नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम जिले में पड़ता आपका भेड़ा घाट। इसी भेड़ा घाट के पाट में संगमरमर की सफेद चट्टानें देखने को मिलती है भेड़ा घाट के पास में ही। जैसे आप भेड़ा घाट से आगे बढ़ेंगे और भेड़ा घाट में एक जलप्रपात निर्मित होता है जिसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो भेड़ा घाट में कौन सा जलप्रपात हो गया? नदी की बात करें तो नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी पे अन्य जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो अन्य जलप्रपात के रूप में आप देखते हैं दुग्धधारा। ठीक है, दुग्धधारा ये कहाँ हो जाएगा आपका? अनूपपुर में। ठीक है, एक हो जाएगा आपका सहस्त्रधारा।
ये कहाँ हो जाएगा आपका? खरगोन, जो कि महेश्वर में आपका ये। एक और होता है आपका कपिल धारा, ये कहाँ हो जाएगा आपका? ये भी आपका अनूपपुर में। ठीक है, तो इतने 3 कपिल धारा, दुग्धारा, सहस्त्र धारा और एक भेड़ाघाट पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। तो ये इन सभी जलप्रपात की अवस्थिति आपको कहाँ मिलेगी? नर्मदा नदी के तट पर। तो पूछा गया है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आप आंसर देखेंगे आपके विकल्प में। देखिएगा विकल्प हो जाएंगे आपके धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा, चचाई। तो आपका धुआंधार जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? भेड़ाघाट के समीप अवस्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कयाल क्या है? कयाल एक प्रकार का क्या होता है? लेगुन होता है। ठीक है, देखिएगा कयाल क्या है। ठीक है, कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, या दक्कन पत्थर की रेगुड़ है। और आखिरी हो जाएगा विकल्प इसका लेगुन, जो केरल के लेगुन है। तो कयाल क्या होता है? एक प्रकार के जो आप बोलते हैं कोरल रीफ के कारण जो कि चट्टानें बनती है, मूंगा चट्टान, इस मूंगा चट्टान को ये आप कयाल कहते हैं। ये कयाल जो होते हैं जहां पर समुद्री जल किसी बैरियर के कारण समुद्रवर्ती भाग से अलग हो जाते हैं। देखिएगा कैसे, इसका डायग्राम के माध्यम से मैं बताता हूं। जैसे कि आपका समुद्रवर्ती भाग है, जैसे कि ये भारत वाला हिस्सा हो गया, ये समुद्र हो गया। तो किसी कारण से यहां पर प्रवाल का जमाव हो गया। ठीक है, प्रवाल का जमाव के बाद ये जो समुद्री जल था, ये समुद्री जल मुख्य समुद्र से अलग हो गया। ये आपका मुख्य समुद्र है, इस मुख्य समुद्र से ये वाला भाग अलग हो गया, जो कि झील के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी झील को कहा जाता है लेगुन झील। और इस लेगुन झील में क्या होता है? कयाल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? जो केरल के क्षेत्र में पेरियार जो झील है आपकी, पेरियार झील एक प्रकार की लेगुन झील है जहां पर कयाल पाए जाते हैं। कयाल मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेगुन, जो कि केरल के तट से संबंधित या केरल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विकल्प देख सकते हैं आप। अरबी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको मौसिम भी मिलता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जलवायु में ऋतुवत परिवर्तन, या इसी को कहा जाता है प्रत्यावर्तन। ठीक है, जलवायु में ऋतु के अनुसार होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। मतलब मौसम का अर्थ यह हो गया। इसलिए अब कहेंगे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जलवायु में ऋतुवत परिवर्तन, या वर्षा में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन, या मानसून या जलवायु में होने वाला ऋतुवत प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति आपके अरबी भाषा के शब्द से हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा क्या होती है? ठीक है, दिशा देखने से पहले हम भारत का मैप बना देते हैं, फिर आप ही दिशा बता दीजिएगा, फिर विकल्प आपके सामने मौजूद रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ये भारत वाला मैप है। ठीक है, मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है आपकी? इसी तट से होती है। यह 2 शाखाओं में बढ़ता है, आपको पता ही होगा। एक बंगाल की खाड़ी की, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की दिशा से, और एक आपका अरब खाड़ी की शाखा से। 2 शाखा से भारत में वर्षा होती है, और अरब सागर की शाखा 3 भाग में विभक्त होती है। 3 भाग में विभक्त होती है। एक होती है आपका गुजरात का तट। ठीक है, गुजरात का तट होता है। एक आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के तट से होता है। दूसरा आपका केरल से। लगभग 4 से 5 जून के मध्य केरल में प्रवेश कर जाता है, और मानसून के आगमन की स्थिति को मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, जो वर्षा के मानसून के आगमन की स्थिति को सूचित करता है। ठीक है, तो केरल के तट से मानसून की शुरुआत होती है,
तो यह जब मानसून इस दिशा में आता है तो ये कन्याकुमारी से टकराकर दो शाखा में बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब खाड़ी की शाखा। अब जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो इसकी दिशा क्या है, दिशा मतलब इस दिशा से आ रहा है तो ये होगा दक्षिण या आपका पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से शुरू होता है और जाता किस ओर है, उत्तर, या आपकी उत्तर दिशा हो गई या पूर्वी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से आता है, उत्तर पूर्व की ओर जाता है। कहां से आता है, दक्षिण पश्चिम की ओर, और जाता किस दिशा की ओर, उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो पूछा है आपसे प्रश्न में क्या गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा की सामान्य दिशा क्या होती है। तो सामान्य दिशा आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प होंगे दक्षिण से उत्तर, बिल्कुल नहीं, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऐसे जाकर ऐसे जाता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो यह भी नहीं हो सकता है। फिर आखिरी विकल्प है आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है, ये दक्षिण लिखा हुआ है, दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा होती है। दक्षिण आपकी ये बनाया था आपने, तो यहां से इस दिशा से होती है, इस दिशा की ओर आगे बढ़ जाती है। तो आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा होती है, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तब आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र और एक हो जाएगा आपका तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वो वाला, ठीक है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और कोरोमंडल तट, इन दोनों ही क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा नहीं होती। कौन सी मानसूनी वर्षा, दक्षिण पश्चिम से होने वाली मानसूनी वर्षा के द्वारा यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब फिर यहाँ पे कैसे वर्षा होती होगी, यहाँ पर लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। और लौटता हुआ मानसून की स्थिति कब होती है, आपके लास्ट वाले महीने नवंबर दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर के माह में पश्चिमी विक्षोभ के कारण या फिर सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। उच्च वायुदाब के विकास के कारण वहां पर बाहर की ओर हवाएं चलना शुरू होती हैं और यह हवाएं बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता को ग्रहण करते हुए कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है वहां पर वर्षा करती हैं। क्लियर हुआ। तो नवंबर दिसंबर माह में लौटते हुए मानसून के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून जिसे कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। क्लियर हुआ। तो अब विकल्प देख सकते हैं इसमें आप, मार्च अप्रैल में बिल्कुल नहीं, जून जुलाई में नहीं होता है, सितंबर अक्टूबर में नहीं होता है, नवंबर दिसंबर में जाकर यहाँ पे वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर नवंबर दिसंबर के माह में वर्षा होती है। न्यूज़पेपर में खबर आप देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में केरल में बाढ़ की जैसी सूचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। चेरापूंजी अवस्थित है। अब यह प्रश्न पूछा क्यों गया था 2005 में, ठीक है। पूछने का कारण यह था कि भारत का ऐसा स्थान है यह चेरापूंजी जहां पर लगभग 11,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितना, लगभग कहा मैंने, 11,700 के समथिंग कुछ वर्षा होती है। और एक और इससे 15 किलोमीटर दूर स्थित है एक और स्थान जिसका नाम है मौसिनराम। क्या है, मौसिनराम। दो क्षेत्र हैं, एक तो चेरापूंजी हो गया, चेरापूंजी, एक और क्षेत्र है आपका मौसिनराम, ठीक है। ये दो क्षेत्र हैं। यहां पर वर्षा कितनी होती थी, लगभग 700 मिलीमीटर के लगभग। मौसिनराम में अभी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है तो इसमें वर्षा की मात्रा हो गई है 11,800 मिलीमीटर। कितनी हो गई है, 11,800 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, विकल्प में चेरापूंजी भी दिया हो, मौसिनराम भी दिया हो, तो आपको आंसर क्या करना होगा, मौसिनराम। चेरापूंजी, अगर मौसिनराम न दिया हो तब आपको चेरापूंजी की ओर बढ़ना है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको सिंपल से क्वेश्चन काफी टफ नजर आने लगते हैं जब आपका ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चेरापूंजी अगर विकल्प में हो और साथ में मौसिनराम भी हो और वर्तमान में परीक्षा में पूछा जा रहा हो तो आपका आंसर हो जाएगा मौसिनराम। और यदि मौसिनराम विकल्प में ना हो तो आप चेरापूंजी चयन कर सकते हैं, और जब चेरापूंजी नहीं होगा तो आपको मौसिनराम लगाना होगा। पर जब दोनों विकल्प मौजूद होंगे तब आपको मौसिनराम का चयन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा।
अब प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि मौसिनराम अवस्थित हैं तो कौन से राज्य में है, तो आपको पता ही है मेघालय राज्य में अवस्थित है। और यह मेघालय की पहाड़ी पे आपका खासी गारो जयंतिया जो है, तो आपका जो GKJ क्या कहा जाता है, जी जो खासी आपकी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी में आपका चेरापूंजी मौसिनराम पड़ता है। कीप के आकार की पहाड़ी होने के कारण हवाएं टकराकर वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा करती हैं। क्लियर हुआ। और कौन सी खाड़ी के द्वारा वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा के द्वारा यहां पर वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। अब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वर्षा भारत में ही वर्षा की मात्रा के आधार पर 3 वर्ग बनाए गए हैं। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहने का तात्पर्य वह क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। और जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वह क्षेत्र हो जाएगा आपका केरल का तट, जिसे आप पश्चिमी घाट कहेंगे तो पश्चिमी तट हो जाएगा। मेघालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हो जाएगा जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कुछ चुटपुट एरिया आपको आंतरिक भाग में भारत के देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः हम प्रश्न को देखते हुए विकल्प में नजर डालेंगे। विकल्प में किस प्रकार के विकल्प देखने को मिलेंगे उस आधार पर हम अपने उत्तर का चयन करेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा ऑप्शन पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र, मेघालय, दूसरा मध्य प्रदेश बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। तो ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब आंध्र प्रदेश विदर्भ ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। मध्य प्रदेश बिहार में लगभग मध्यम और न्यून वर्षा वाला क्षेत्र होता है। लेकिन पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय इन तीनों ही क्षेत्रों में, साथ में यदि अंडमान निकोबार होता तो उसको भी हम सही मानते, तो इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण इन्हें सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए विकल्प सही आंसर। अगला क्वेश्चन 64 देखते हैं। हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? 2015 के समथिंग की घटना है, तभी ये करंट अफेयर के तौर पर इसको पूछा गया था। तो हुदहुद, ऐसे आपको अनेक जलप्रपात के बारे में देखना पड़ेगा क्योंकि चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। लेटेस्ट कोई चक्रवात आता है तो उस चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस प्रश्न से आप यही सीख सकते हैं। तो ये वर्ष 2002 केरल तट पर, ये वर्ष 2002 यहां पर ये विकल्प यहां पे मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहां पे ये नहीं था आपका, इसको हटाना है। केरल तट, बंगाल तट, एक होता है आपका आंध्रा तट। तो हुदहुद चक्रवात आपका आंध्रा तट को प्रभावित किया था। तो भारत के कौन से क्षेत्र को प्रभावित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का तट हुआ था। यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ हुदहुद एक चक्रवात था। 2015 के समथिंग की यह बात है। तब इस चक्रवात के से प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, हुदहुद चक्रवात से आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रेगुर किसका नाम है? रेगुर एक प्रकार की काली मृदा है या फिर जलोढ़ मृदा है, बताइएगा, ठीक है। तो रेगुर किसका नाम है? विकल्प लिख लीजिएगा, लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट, काली मृदा, और एक हो जाएगी आपकी काली, लेटेराइट, जलोढ़ और लाल मृदा। चारों में से कौन सी मृदा है? तो काली मृदा को ही आप क्या कहते हैं? रेगुर मृदा, ठीक है। रेगुर मृदा के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक प्रकार का यौगिक पाया जाता है जिसका यौगिक का नाम है, कंपाउंड का नाम है टेटनी फेरो मैग्नेसाइट। इस यौगिक की प्रधानता के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। क्लियर है। काली मृदा का विकास लाल मृदा के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। लाल मृदा के क्षेत्र में विकास, इसलिए काली मृदा को अंतःमंडलीय मृदा कहा जाता है। क्लियर है।
किसके क्षेत्र में हुआ है? लाल मृदा के क्षेत्र में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतःमंडलीय मृदा। एक और अन्य बात काली मृदा के बारे में, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण जब बैसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, जब आपका लावा मैग्मा के रूप में धरातल पर आ जाता है और यह मैग्मा शीतलीकरण की प्रक्रिया से जब ठंडा होकर चट्टानी रूप धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और इस आग्नेय चट्टान में अपरदन के कारण, अपक्षयन के कारण या अपरदनात्मक कारकों के द्वारा जब इसमें यह चट्टान असंगठित हो जाती है तो उससे असंगठित चट्टान के रूप में काली मृदा का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान से निर्माण होने के कारण काली मृदा का क्षेत्र आपका मालवा के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। और यह काली मृदा कपास की कृषि के लिए, कपास की कृषि या कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अन्य बातें, इसमें ह्यूमस का अभाव होता है। ठीक है, ह्यूमस का अभाव होता है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रधानता होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, खनिज रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। तो काली मृदा के बारे में इतनी बातें आप है, बाकी आगे प्रश्न और आएंगे तो उस पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो रेगुर के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? जस्ट अभी चर्चा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? काली मृदा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? इसका मतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सीधा सा प्रश्न यही है। तो आपकी जो काली मृदा है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपकी काली मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। और दूसरे नंबर पर लाल पीली मृदा होती हैं, जिसे लाल मृदा भी आप कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर आपका लाल पीली मृदा का पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जिससे जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। तो विकल्प में यदि आपको कछारी मृदा देखने को मिले तो कछारी मिट्टी या कछारी मृदा, जिसे जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम देखने को मिलता है, कछारी मृदा को कांप मृदा भी बोला जाता है, कांप मृदा। और यही किसका नाम है? जलोढ़ मृदा का। ठीक है, कछारी मृदा, कांप मृदा या जलोढ़ मृदा। ठीक है, काली मृदा के बारे में एक बात और बता देते हैं। काली मृदा को स्वयं जुताई की मृदा कहा जाता है, क्योंकि यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ऑटोमेटिक हो जाती है, तो जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए काली मृदा को स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो और बाकी कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा, इसकी उपजाऊ क्षमता अन्य मृदा की तुलना में सबसे अधिक होती है। और कछारी मृदा का निर्माण परिवहन के द्वारा होने के कारण अवसादों का परिवहन होता है। अवसादों का परिवहन के बाद अवसाद का जब जमाव हो जाता है तो उस अवसादों के जमाव से आपकी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलेगा। और जलोढ़ मृदा अवसादी चट्टान से निर्मित है, निक्षेपण की प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर जल की अवशोषण क्षमता, जल धारण करने की क्षमता इसकी सबसे अधिक होने के कारण गन्ने के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर है? तो ये कछारी मृदा के बारे में है, जिसे भारत में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिएगा, लाइम, जिप्सम, कैल्शियम है ये आपका, और वेजिटेबल कंपोजिट। ठीक है, तो लाइम स्टोन का प्रयोग तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है, लाइम। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में जाने से पहले आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2021 टेस्ट सीरीज 20+ FLT है, 10 यूनिट वाइज टेस्ट रखे गए हैं। ये सैटरडे यूनिट वाइज 100 क्वेश्चन टेस्ट होता है और संडे को FLT 100 क्वेश्चन टेस्ट होता है। आपको दोनों प्रारूप के रूप में तैयार करना होता है, इसलिए दोनों प्रकार की सुविधाएं GLC प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध है। और आप इसका टाइम टेबल, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो आप GLC IAS मध्य MPPSC के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ये मोड आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, जैसी आपको सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? सॉइल इरोजन। ठीक है, तो आपको पता ही है आपका चंबल नदी है। चंबल नदी मुरैना वाले क्षेत्र में, मुरैना श्योपुर वाले क्षेत्र में अवनालिका अपरदन के कारण सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन करती हैं, इसलिए आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा चंबल घाटी। और चंबल नदी का उद्गम आपको पता ही है, ये मऊ आपका इंदौर के मऊ की कागरी बर्डी पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से, सॉरी, चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है। वांचू पॉइंट है वहाँ पर, उसी से इसका उद्गम होता है और अंतिमतः यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो आंसर हो जाएगा चंबल नदी घाटी। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? अभी बात की थी मुरैना जिला। ठीक है, तो मुरैना जिला में अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन से पहले गलीय अपरदन होता है, गलीय अपरदन से पहले रेल अपरदन होता है, रेल अपरदन से पहले परत अपरदन होता है। तो परत अपरदन, रेल अपरदन, गलीय अपरदन, जिसे अवनालिका अपरदन, ये एक सीक्वेंस है, पहले छोटी नाली बनती है फिर बड़ी नाली बनती है, तो उसी रूप में तो अवनालिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है आपका मुरैना, इसलिए यहाँ पर मृदा अपरदन की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? क्या कहा है? मिट्टी की उर्वरता हमें बढ़ाना है, तो वो कौन से तरीके हैं? पर पूछा क्या है? नहीं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का तरीका कौन सा नहीं है। तो हमें क्या फाइंड कर लेते हैं इसमें, कौन सा तरीका है जो बच जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब एक ही भूमि क्षेत्र में परिवर्तित करते हुए फसलों का पैदावार करना या फसलों की बुआई करना। जैसे इस बार कुछ फसल लगा दी गई है, अगली बार उस खेत में कुछ और फसल लगाएंगे, अगली बार उसमें अल्टरनेट चेंजेस आएगा, तो इसे कहा जाता है फसल चक्र। तो जिससे कि मृदा की उर्वरता बरकरार रहती है। एक ही प्रकार की फसल लगाने पर उसकी उर्वरता शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए फसल चक्र को अपनाना मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का एक कारक माना जाता है। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब ऐसी खेती जहां पर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता हो, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। आप कदापि ये मत मानिएगा कि मिश्रित खेती का मतलब एक या एक से अधिक फसल की पैदावार करना मिश्रित खेती कहलाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपसे यदि पूछा जाए कि मिश्रित खेती का मतलब क्या है, तो मिश्रित खेती का मतलब हो जाएगा कि इस खेती में कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी, ठीक है, दोनों साथ साथ होते हैं, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। ठीक है, अब पशुपालन होगा तो उनके गोबर, ठीक है, उसके जैविक खाद से उसकी उर्वरता बनेगी। तो मिश्रित खेती से भी क्या हो सकता है, मिट्टी की उर्वरता बन सकती है। बीज संशोधन और एक बहुफसली खेती। अब बताइए, बीज संशोधन इसका मतलब मॉडिफाइड सीड्स। मॉडिफायर मतलब आप संकर बीज का अगर प्रयोग करेंगे, उसमें रसायनों का प्रयोग करेंगे, कुछ बीज को मॉडिफाई करके आप उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। इसीलिए तो एक भारत में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, रासायनिक खाद को कम किया जाए, जिससे कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सके। इसीलिए हम कहेंगे कि मृदा की उर्वरता को प्राप्त करने का सही तरीका बीज संशोधन नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीज संशोधन, जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। जबकि बहुफसलीकरण, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की दो या दो से अधिक फसलों की पैदावार करना, बहुफसली खेती कहलाती है। जबकि मिश्रित खेती, पशुपालन भी कृषि के साथ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीज संशोधन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो आपको पता ही है, मेघा पाटेकर ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए जो वहां से आवास का विनाश हुआ है, लोग प्रतिस्थापित हुए हैं, उनके लिए आवास की सुविधा करवाई जाए पहले, तत्पश्चात बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। इस प्रकार का विरोध को लेकर मेधा पाटेकर सामने आई, लोगों के हित को सामने रखा, उनके लिए आवाज उठाई। तो मेघा पाटेकर सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में सामने आने वाली प्रमुख क्रांतिकारी कह सकते हैं या आंदोलनकर्ता कह सकते हैं, जो जनता के हित में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बताइए, अब नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है? बरगी बांध, बरगी नदी बिल्कुल नर्मदा नदी का माना जाता है। ओकारेश्वर बांध, जिसे आप महेश्वर खरगोन वाला खंडवा वाले क्षेत्र में, ठीक है। इंदिरा सागर, जिसे आप महेश्वर बांध भी कहते हैं, ये आपका खरगोन में आ जाएगा। बाण सागर, जो कि आपका ललितपुर वाला जो क्षेत्र है, आपकी जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर आपका बाण सागर बांध बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नर्मदा नदी पर नहीं है, बाण सागर बेतवा नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर ये नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका बाण सागर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध कर रहा है? नर्मदा, अभी बात की थी हमने, मेघा पाटेकर के द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विरोध कर रही थी, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध में कर रहा है? तो इसमें आ जाएगा आपका सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? ओडिशा में है ये, भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है, ठीक है। ओडिशा के जो हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है, इसे ओडिशा में हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा में है, आपका महानदी नदी पर इस निर्मित है। तो पूछा गया कौन सी नदी पर है, तो आप महानदी इसमें आंसर करिएगा। तो महानदी नदी पर हीराकुंड बांध निर्मित है, ओडिशा राज्य है। और हीराकुंड में आपने देखा होगा, एक हीराकुंड के पास में दामोदर नदी है, और इसी दामोदर नदी पर फरक्का बैराज बांध भी बनाया गया है, जो समुद्र से आने वाली अवसादों को, जो गाद होती है उसे साफ करने के उद्देश्य से फरक्का बांध का निर्माण किया गया है, जो कि आपका हुगली नदी या जो हुगली नदी पर यह निर्मित है। नर्मदा गंगा की ये वितरिका के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ओडिशा राज्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा सागर, इस प्रकार के बांध वहां पर निर्मित है। इस प्रकार की परियोजना संचालित है, चंबल नदी घाटी परियोजना। इंदिरा सागर आपका नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर आपका चंबल नदी पर है, जो कि आपका मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। भाखड़ा नांगल आपका ये हो जाएगा सतलज नदी पर, पंजाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर आपका भाखड़ा नांगल पर एक झील का निर्माण होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? इंदिरा सागर नहर वहां से निकाली गई है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल आपका हो जाएगा पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी बनाए? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? ठीक है, जलाशय की बात करते हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर निर्मित है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर निर्मित है, विंध्य सागर और एक हो जाएगा आपका रिहन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो चंबल नदी पर निर्मित है, राणा प्रताप सागर झील या जलाशय, जो कि आपका राणा प्रताप सागर बांध के पश्चिम भाग में बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र होता है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैप बताते, कल भी बनाया था मैप हमने। जैसे कि आपका भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और इसी भागीरथी नदी की एक सहायक नदी जिसे कहा जाता है भिलांगना नदी। और ये आपकी कौन सी हो गई है? भागीरथी। इन दोनों के संगम पर यहां पर बना हुआ है आपका टिहरी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भागीरथी नदी से जब भिलांगना नदी आकर जिस क्षेत्र में मिलती है उस क्षेत्र में बना हुआ आपका टिहरी बांध। क्लियर है? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। हाइट कितनी है इसका? 230 मीटर, ठीक है, 230 मीटर इसकी हाइट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है? भिलांगना नदी, ठीक है। बाकी हम आगे। और राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर। अब आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। टिहरी नदी पर है कि यमुना नदी पर है कि अलकनंदा? तो देखेंगे यमुना नदी पर तो बिल्कुल नहीं है, तो यमुना नदी कैंसिल।
अलकनंदा पर भी नहीं है, तो यह भी कैंसिल। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जो कि भागीरथी मुख्य नदी होती है और जिसमें एक अलकनंदा आकर मिलती है, भागीरथी नदी मुख्य नदी, अलकनंदा इससे आकर मिलती है तो गंगा नदी नाम हो जाता है। तो भागीरथी नदी ही मुख्य गंगा के नाम से जानी जाती है। इसलिए कभी अभी यदि आपको विकल्प में यदि भागीरथी नदी नहीं दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति में आपको चयन किसका करना होगा? गंगा नदी का। तो ऐसे ही आपको कॉमन सेंस लगाकर आंसर करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी पर, ठीक है। और किन दो नदी के संगम पर? तो भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर यह टिहरी बांध बना हुआ है। तवा परियोजना कहां से संबंधित है? आपका होशंगाबाद में है, ठीक है। होशंगाबाद में तवा, भारत मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बोला जाता है, तवा बांध होशंगाबाद में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर है? इसका कोड है VIP। क्या कोड है इसका? याद रखना आपको, VIP। V से हो जाएगा, P से तो हो जाएगा पोंग बांध, और V से हो जाएगा आपका व्यास, ठीक है। तो व्यास नदी पर आपका कौन सा बांध हो जाएगा? पोंग बांध, ठीक है। व्यास नदी पर निर्मित है ये। रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यास नदी। रावी नदी पर थिन बांध है। यहां पर कौन सा बांध है रावी नदी पर? एक मिनट रुकिएगा। इस रावी नदी पर आपका कौन सा बांध है? थिन बांध, ठीक है। इसे याद रखना है, राइट, RIGHT। टी से हो जाएगा थिन, R से हो जाएगा आपका रावी, और VIP, V से हो जाएगा आपका व्यास, P से हो जाएगा पोंग, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चिनाब नदी पर आपको पता ही है। सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। नाप्ता झापरी भी इसी में आपका, याद रखना आपको, नाफ्ता झापरी, ये भी आपका किस्म हो जाएगा, सतलज नदी पर निर्मित बांध है, ठीक है। चलिए, इसका तो आंसर आपका व्यास हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। स्वामीनाथन का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। जैसे कि वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति से संबंधित है, ठीक है। जबकि आपकी हरित क्रांति से संबंधित कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति से, सुब्रमण्यम आपका कृषि से हो जाएंगे, कृषि से संबंधित, और अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे आप स्वामीनाथन हरित क्रांति से इनका गहरा संबंध रहा है। अगला प्रश्न, किन महीनों में रबी की बुआई होती है? ठीक है, रबी की बुआई मतलब ठंड के समय। ठंड के समय कौन सा माह होता है? तो आपका लगभग सितंबर अक्टूबर में जिसकी बुआई होती है उसे क्या कहा जाएगा? रबी की फसलें, ठीक है। जैसे कि आपका चना होता है, ठीक है, इसकी बुआई होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? इसकी पैदावार होती है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर होगा तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई हो जाती है। और कटाई कब होगी? मार्च के लगभग हो जाएगी, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होगी, अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाएगी, ठीक है। जबकि खरीफ की बात की जाए, जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है और लगभग आपका अगस्त सितंबर में इसकी क्या हो जाएगी? कटाई हो जाएगी, ठीक है। और एक और होती है आपकी जायद फसलें, जो कि आपका रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच में बोया जाता है। मार्च में बोया जाएगा, जून में काट लिया जाएगा। जैसे आपकी खीरा, ककड़ी ये होती है, तरबूज, खरबूज, ये सभी क्या है? आपका जायद फसलें हैं। इसमें कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, इसका मतलब खरीफ फसल नहीं है मतलब जिनको गर्मी के समय नहीं बोया जाता है, मतलब वर्षा काल जिसमें मानसूनी वर्षा का उपयोग नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं हम मक्का, चना, ज्वार, धान। तो मैंने अभी कहा था चना कौन सी फसल है? आपकी रबी की फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चना, जो कि आपकी कौन सी फसल है? रबी की फसल है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, जो मेल नहीं होता है, ठीक है। अब देखना है, धान मतलब चावल, ज्वार, गेहूं, मक्का, ठीक है। अब आपको पता होगा मक्का, ज्वार और धान, ठीक है। मक्का, ज्वार, धान कब बुआई की जाती है? सोयाबीन के साथ में लगाया जाता है मक्का। इसका मतलब ये कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल। तो ये भी आपकी खरीफ की फसल, ज्वार भी आपकी खरीफ की फसल, और गन्ना भी आपकी कैसी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल,
ठीक है। और जबकि गेहूं क्या हो जाएगी, रबी की फसल, तो बेमेल क्या हो जाएगा आपका, बेमेल डी गेहूं की फसल, जो कि आपकी कैसी फसल हो जाएगी, रबी की फसल। बाकी अन्य 3 कैसी है, खरीफ की फसल है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है। अब पहले तो ये बात करते हैं नकदी फसल किसे कहा जाता है। नकदी फसल वो होती है, ये खाद्यान्न फसल भी हो सकती है आपकी, ठीक है। नकदी फसल ऐसा नहीं कि केवल जिसको खाद्यान्न नहीं होती है, ऐसी फसल जिसकी कटाई के बाद तुरंत व्यापार के लिए से भेज दिया जाता है। इसमें आपका ना तो इसमें किसी थ्रेसर मशीन की आवश्यकता पड़ती है, ना ही इसको किसी खलिहान में लेकर आया जाता है, इसको सीधे खेतों से ही व्यापार के लिए से भेज दिया जाता है। इस प्रकार की फसलों को नकदी फसल कहा जाता है। जैसे कि आपकी कपास हुई, गन्ना हुई, केला हुए, ये सभी कैसी फसल है, आपकी नकदी फसल है, ठीक है। तब आंसर देखते हैं। मक्का, गेहूं, चावल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो गेहूं भी अपन खलिहान मिलाकर उसको मशीन के माध्यम से निकलवाया जाता है। मक्का भी नहीं हो सकता है। कपास, गन्ना, केला बिल्कुल हो सकता है। चावल, चना, चाय नहीं हो सकता है। चना, मटर, गेहूं बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि सी कपास, गन्ना, केला इसका खेतों से इसको काट कर सीधा व्यापार के लिए भेज दिया जाता है। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 1998 का ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध किया था, ऐसा व्यापारिक संबंध किया था। तो इसमें आंसर में ज़्यादा गौर नहीं करना है, करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना है। आगामी प्रश्न भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है। देखिएगा प्रश्न कब का है, 2008 का। 2008 के समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसे कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसलिए कहा क्या जाता है कि भारत में ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने के कारण इसे कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन 2008 के समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ करता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2008 के हिसाब से उत्तर प्रदेश। लेकिन वर्तमान में क्या होगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। सफेद सोना मतलब जहां पे कपास का खंडवा, खरगोन आपका वही क्षेत्र होता है। तो मध्य प्रदेश का खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र जो होगा, इसे सफेद सोना क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए कपास की खेती सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है, कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। इसके लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, काली मृदा की आवश्यकता होती है। इसलिए खंडवा, खरगोन को सफेद सोना वाला क्षेत्र कहा जाता है कपास के उत्पादन के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है। अब सोयाबीन का तो हम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो संयंत्र स्थापित है, सबसे बड़ी मंडी जो है सोयाबीन मंडी आपका उज्जैन में है, जबकि अनुसंधान केंद्र जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है। भारत के किस राज्य में कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर विकल्प देखिएगा, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। 2006 का यह प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नकदी फसल से अत्यधिक विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त की जाती है। मतलब प्रश्न की प्रकृति क्या है कि यह पूछ रहा है कि भारत कौन सी नकदी फसल का निर्यात करता है जिससे कि विदेशी मुद्रा का भारत में सबसे ज्यादा आयात होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नकदी फसल का निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारे कोष में आएगी, भंडार गृह में आएगी। तो ऐसी कौन सी नकदी फसल है जिसका हम निर्यात करते हैं जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका चाय। चाय का हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जिसके कारण हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन कौन करता है, आपका आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन यहां पर होता है। जोमिंग अथवा पेडा पद्धति क्या है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, मेंस में भी पूछा गया था, यह प्रश्न याद हो आपको, 2018 वाला पेपर, ठीक है। 2018 के मेंस में पेड्डा कृषि क्या होती है या पेड्डा पद्धति क्या होती है पूछा गया था 3 मार्कर में, ठीक है। यह एक प्रकार की स्तनांतरित कृषि है जिसे आप जूमिंग कृषि भी कह सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसे पेड्डा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। यह पेड्डा जो कृषि है इसमें क्या होता है कि जंगल को काटकर खाली किया जाता है,
फिर उस पर कृषि कार्य किए जाते हैं। जब तक उसकी उत्पादकता बनी रहती है तब तक कृषि कार्य किया जाता है। जैसे उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, उस खेत को ऐसे ही छोड़कर अन्य जगह पर स्थानांतरित होकर अन्य जगह वनों की कटाई, उसे जलाया जाता है, कटाई की जाती है, फिर वहां पर खेती की जाती है। तो इसलिए इसे कर्तन एवं दहन की कृषि भी कहा जाता है। काटा जाता है, जलाया जाता है, फिर कृषि की जाती है। उत्पादकता कम हो जाने पर फिर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वहां पर सेम यही प्रक्रिया की जाती है। कटाई, जलाई, पहले काटना होता है, फिर जलाना होता है, उसके बाद खेती कार्य किया जाता है। इसलिए यहाँ पे झूमिंग पद्धति क्या है उससे पूछा जा रहा है। जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग करना, सूखी काश्त, सिंचाई। तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना मतलब कुछ नहीं है, जंगल को काटकर वहां पर जला देना, उसे कृषि कार्य में उपयोग करना, उत्पादकता कम होने पर उसे खाली छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। झूम किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य है, खेती की एक पद्धति है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई योजना से, खाद्यान्न भंडारण से, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन एवं उसके वितरण से है। और यह ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में संचालित की जा रही थी भारत में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड एक अभियान चलाया गया था, दुग्ध उत्पादन और उसके वितरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन आ जाएगा इसमें, वर्गीस कुरियन। ठीक है, कुरियन दो है, पीजे कुरियन है, एक वर्गीस कुरियन। तो पूरा नाम ध्यान रखना आपको। स्वामीनाथन आपको पता ही है, हरित क्रांति से संबंधित है। बेलाडीला खान किस खनिज के लिए संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज अयस्क। तो लौह अयस्क के लिए बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पाया जाता है? वैसे तो आपको मध्य प्रदेश में तो पता ही होगा कि तांबा आपका बालाघाट के कौन सी, भारवेली या मलाजखंड, तांबा का उत्पादन कहां पे होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक होता है मैग्नीज, मैग्नीज आपका कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के बालाघाट में कौन सी खदान है इसके लिए? और एक हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबा का उत्पादन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? ठीक है, बताना आपको कमेंट बॉक्स में। विकल्प आपको दो दे दिए हैं, एक भारवेली खदान है, एक मलाजखंड है। अब देखिएगा तांबा कहाँ पाया जाता है, तो आपको विकल्प में दिख ही गया है। ठीक है, खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो बालाघाट के मलाजखंड में तांबा का उत्पादन होता है, जबकि भारवेली खदान में क्या होगा? मैग्नीज का उत्पादन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मलाजखंड। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन राज्य या उत्पादक राज्य की या उत्पादन करने वाले राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश राज्य में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर राजस्थान में होता है। तालचेर, ये तालचेर नहीं, ये तालचेर है। ठीक है, तालचेर। ठीक है, तो तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यह कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में तालचेर कोयला के लिए प्रसिद्ध एक क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यही आपका अंतिम प्रश्न था। बाकी आप इसी प्रकार की क्वेश्चन के लिए यदि जिज्ञासु है तो इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट को लेकर हम इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस प्रकार का कंटेंट आपको एक संग्रहित रूप में GLC IAS MPPSC एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तब पश्चात आप वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेशन में तीसरे वीडियो के रूप में। ज्योग्राफी का मेरे ख्याल से अंतिम वो वीडियो होगा जिसमें हम ज्योग्राफी के लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका समावेशन करते हुए आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।